हाय हेलो, आप सभी को नमस्ते। और एक नए महीने का नया दार्जिलिंग दिसंबर महीने में नया सेमिनार में आप सभी का स्वागत है वेबिनार में। आज का जो टॉपिक होने वाला है इट्स रिगार्डिंग एग्रीकल्चर एंड द टॉपिक विल बी मॉडर्न ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चर। आधुनिक तौर तरीके, आधुनिक तकनीकों का कैसे हम उपयोग कर सकते हैं, जैविक तौर तरीकों से कैसे हम हमारी खेती कर सकते हैं विथ SHPL एग्रो के रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। ये आपको एक प्रीव्यू देगा कि कैसे हम जो तौर तरीके थे, जो हमारे कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस थे या कन्वेंशनल माध्यम से हम कर रहे थे, आज के नए तौर तरीके क्या हैं और उसका कैसे हम उपयोग कर सकते हैं हमारी मुनाफा के लिए, खेती बाड़ी में किसान भाई की मुनाफा के लिए कैसे हम उसका उपयोग कर सकते हैं, वो आज डिटेल में जानेंगे। बिफोर स्टार्टिंग वी हैव अ सिस्टमेटिक, जैसे कि आप सभी को पता है कि लास्ट में एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रहेगा। तब आप मेरे से रूबरू होकर कोई भी खेती के बारे में या कोई भी एग्री रिलेटेड प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट्स है, अगर आपको कुछ एग्री एग्री रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए तो लास्ट सेशन तक बनाए रखे। लास्ट 15 मिनट में आप मेरे से पूछ सकते हैं। एंड जैसे आपको बताया था, मेनली ये क्या है कि आजकल के तौर तरीके क्या कैसे बदल गए हैं वो जानकारी मिलेगी आज। कि ये जो मॉडर्न इन्फ्लुएंस है, मॉडर्न इवॉल्वमेंट है, मॉडर्न इवोल्यूशन जो आया है इन एग्रीकल्चर, ये कैसे हम अपना सकते हैं, कैसे हम किसान भाई को जागरूक कर सकते हैं। पहले जैसे कि हमारे आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन ड्यू टू MS स्वामीनाथन सर, हमको बहुत कुछ हमारे इंडिया सब कॉन्टिनेंट में बहुत अच्छा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आ चुके हैं, बट वो कंटिन्यूअस कन्वेंशनल फॉर्म में हो रहा है। वी हैव टू मेक द अवेयरनेस अमोंग द फार्मर्स। हमको जागरूक बना के रखना है किसान भाई लोगों को कैसे जैविक में बदल सकते हैं। बिकॉज जो जो वो रासायनिक पदार्थों का, रासायनिक केमिकल्स का, खरपतवारों का, पेस्टिसाइड्स का, कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं, उसके वजह से कैसे वातावरण दूषित होता है, प्रदूषण फैलता है, पानी प्रदूषण होता है, मिट्टी प्रदूषण होता है, हवा प्रदूषण होता है, पूरा वातावरण प्रदूषण होता है। उसके कारण हमको कितना इफेक्ट झेलना पड़ता है, कितना हमारी मतलब हेल्थ अफेक्ट होता है, हमारी आने वाली जनरेशन में कितना डिजीजेस आ जाते हैं, ये सब उसका इम्पैक्ट है। और इफ यू अप्लाई दिस ऑल मॉडर्न टेक्निक्स, ये सब अगर आप अपनाते हैं, जो भी खेती करते हैं या जो भी खेती के रिलेटेड रुचि रखते हैं या एग्रीकल्चर फील्ड में रहते हैं, तो ये सब अगर वो अपनाएंगे तो वो कितना सुधार सकते हैं अपनी इनकम की जरिया, अपनी जो मुनाफा है वो कितना बढ़ा सकते हैं। वो बेसिक इम्पैक्ट रहेगा, वो बेसिक जिस्ट रहेगा आज का जो टॉपिक होने वाला है। विदाउट एनी डू वी विल बी स्टार्टिंग आवर सेशन। या यस, एज यू कैन सी इन द स्लाइड, आप सभी को स्लाइड दिखाई दे रहा है। इफ इट इज विजिबल टू यू, प्लीज मैसेज कर दीजिए चैट बॉक्स में। एंड इफ माई वॉइस इज क्लियरली ऑडिबल, प्लीज चैट बॉक्स में वो भी मैसेज कर दीजिए। यस। या थैंक यू लखन जी, थैंक यू मोहन। या थैंक यू। तो जैसे कि हमारा डिफरेंट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, वी हैव आल्सो एग्रो केयर के रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स रहते हैं। नॉट ओनली ब्यूटी, नॉट ओनली हेल्थ, नॉट ओनली वी कैन से रिगार्डिंग सप्लीमेंट्स, नॉट ओनली इन किचन केयर। हमारा एग्रो केयर में भी वी हैव रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। कुल मिला के 14 प्रोडक्ट हैं। एंड ये बुवाई से लेके कटाई तक आपको ऐसे डिजाइन करा गया है कि ये हर एक टाइम में जो जरूरत होती है उसी हिसाब से वी हैव डिजाइन द प्रोडक्ट, और उसी का सोल्यूशन जैसे मिल पाए किसान भाई को, उनकी लागत जो है वो कम हो सके, उनकी मुनाफा, उनकी जो उनकी जो वी कैन से प्रॉफिट्स जो हैं, वो सब हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए हम वी हैव प्रोवाइडेड विथ यू ऑल द नीडेड प्रोडक्ट्स। और ये कटाई तक, बुआई से लेके कटाई तक हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकता है। इसके साथ आपको क्या ध्यान में रखना है कि भाई, जो आपको अगर कोई भी जैविक
अगर करना चाह रहे हैं या जैविक में बदलना चाह रहे हैं तो आपको ये धीरे धीरे अपनाना चाहिए। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, पहले साल में 50% तक जो पहले केमिकल का इस्तेमाल करते थे उसमें से 50% कम करके along with एसएचपीएल एग्रो के प्रोडक्ट्स आप कर सकते हो। दूसरे साल में 20 से लेके 30%, तीसरे साल में 0 से लेके 20%, चौथे साल के बाद आप एग्री आपका जो खेती बाड़ी है वो प्योरली ऑर्गेनिक में जैविक में कर सकते हैं। इससे क्या है कि बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आफ्टर कोरोना, आफ्टर द पैंडेमिक, ये पूरा बूम आ चुका है हमारे इंडस्ट्री में ऑर्गेनिक का। जो सेवन करते हैं, जो खान पान का होती है, वो थोड़ा आजकल पिक्यूलर हो गया है, वो थोड़ा ज्यादा सोचने लगे हैं अपने सेहत के लिए। तो दिस इज द परफेक्ट टाइम टू स्विच इनटू ऑर्गेनिक वे ऑफ फार्मिंग। तो हमारा जो प्रोडक्ट्स है वो बायोस्टिमुलेंट्स कह सकते हैं या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बोल सकते हो। बायोस्टिमुलेंट्स क्यों? क्योंकि बायोस्टिमुलेंट्स का मतलब है बायो, बायो का मतलब ये है कि जो कि जैविक तौर तरीके से एक्सट्रैक्ट किया गया रॉ मटेरियल से, वो बायो कहलाता है। एंड द स्टिमुलेंट्स मीन्स जो बढ़ने के लिए शीघ्र तरीकों से वो बढ़ा देता है पौधे को। खाना बनाने की प्रक्रिया हो, सिंचाई हो, पानी की, खनिज तत्वों की, या उसकी फल फूल अनाज बनाने की जो खासियत हो, उसकी मिठास बढ़ा देना, उसका सेहतमंद बनाना, उसको इम्यूनाइज कर देना, या उसको विथ न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज ज्यादा होना उसमें, उसका खाने से आपकी स्वाद भी बढ़ सकता है। तो ये बेसिक बेसिक इम्पोर्टेंस है कि आप एग्रीकल्चर अगर ऑर्गेनिक वे में कर रहे हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हो, तो ये सब उसकी खासियत है। ठीक है ना सर? और सबसे सबसे बड़ा खासियत ये है कि वो लागत कम आती है। एंड ये आपकी मिट्टी को, सबसे पहला मेन मकसद ये मिट्टी को ये बंजर होने से बचाता है। ये जो आपकी रेगुलर इन इनटेक ऑफ यूसेज ऑफ केमिकल्स होते हैं, उसका जो परिमाण आप इस्तेमाल करते हो वो कितना दूषित फैलाता है, उससे ये निखारने में काम आता है। ये आपकी मिट्टी में ज्यादा खनिज तत्व, ज्यादा पोषक तत्व, ज्यादा पानी रोक पाने की क्षमता, ये सब में बढ़ाने में काम आता है। आज हम जानेंगे वो डिटेल में कैसे हम उपयोग कर सकते हैं, फ्रॉम स्टार्टिंग टू लास्ट, फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग। ठीक है ना? फ्रॉम पास्ट फ्यू ईयर्स देखिए, मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं। जैसे मैंने बताया था कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारा इंडिया सब कॉन्टिनेंट इज डिपेंडेंट ऑन, नॉट, आई विल बी नॉट सेइंग दैट इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन, बट मेजर जो ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर रिलेटेड ही है। वी कैन से आवर इंडिया इज एन एग्रीकल्चर ड्रिवेन जीडीपी। तो ये आपको, कंज्यूमर्स जो रहते हैं उनको सेहतमंद अगर हम खाना नहीं खिलाएंगे तो आने वाले दिनों में हमारी हेल्थ बहुत ही खराब होने वाली है। आपको पता है कि जैसे कि एक जमाने में हुआ करता था, हमारे दादा परदादे वो जैविक तौर तरीके से अपनाते थे, पर आजकल जो केमिकल की यूसेज है वो बढ़ चुका है, उसके कारण डिजीजेस भी ज्यादा आ चुके हैं, उसके कारण हमारा पोल्यूशन भी हो रहा है, एज ए मेंशन एर्लियर। एंड ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में भी आप देख सकते हो। और कंज्यूमर कंज्यूमर प्रेफरेंस भी आ चुका है आजकल। आजकल सस्टेनेबिलिटी में ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि कैसे हम 100% एफिशिएंट फार्मिंग कर सकते हैं। कॉस्ट एफिशिएंट हो, लेबर एफिशिएंट हो, वाटर एफिशिएंट हो, फर्टिलाइजर एफिशिएंट हो, या कोई भी हमारी जो वी कैन से द मैन पावर में, या हमारी जो वी कैन से जो हमारी खर्चा में, ये सब कैसे हम कम कर सकते हैं, वो बेसिकली सस्टेनेबिलिटी की और वो रास्ता दिखाता है। एंड ये सिग्निफिकेंट ट्रेंड्स ज्यादातर लार्जर स्केल में होने से ये बहुत ही, वी कैन से एडेप्टेबिलिटी करने में बहुत ही अच्छा रहेगा हमारे इंडियन फार्मर्स को। बेसिकली आजकल देखे होंगे हाइड्रोपोनिक्स हो गया, एरोपोनिक्स हो गए, एंड वी कैन से एक्वापोनिक्स हो गया। ये क्या सर बोल रहे हैं? ये बेसिकली क्या होते हैं? एरोपोनिक्स या एक्वापोनिक्स या वी कैन से हाइड्रोपोनिक्स। इसमें पहला जो सबसे आता है हाइड्रोपोनिक्स या एरोपोनिक्स, ये वर्टिकल फार्मिंग में, मतलब जैसे खेत में हम करते हैं वैसा नहीं। आजकल बहुत सारे फार्म्स हैं, वी कैन सी दैट जो हमारे इजराइल टेक्नोलॉजीज हैं वो सब अपना रहे हैं, क्योंकि इजराइल में पानी की किल्लत बहुत है, पानी की कमी बहुत है।
वहां पे और ज्यादा लैंड नहीं है, और पॉपुलेशन लैंड के हिसाब से, एग्रीकल्चर के हिसाब से पॉपुलेशन को जो एग्रीकल्चर लैंड्स होते हैं वो कम है। तो ये मैनेज करने के लिए क्या है, लैंड 100% यूसेज कैपेबिलिटी होने के लिए ये वर्टिकल फार्मिंग आ चुके हैं। आप देखे होंगे बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, ये हमारे मेट्रो पिलर्स में, या हमारे जो स्टेशंस में, रेलवे स्टेशंस में, एयरपोर्ट्स में खड़े हुए पौधे दिखाई देते हैं। मतलब मतलब एक वॉल रहेगा या कोई भी पिलर रहेगा, उसके ऊपर पूरा ग्रीनरी बना के रख रहे हैं, वो कैसे होता है? दैट इज द मेनली वर्टिकल फार्मिंग। एंड हाइड्रोपोनिक्स में भी बहुत कुछ हो रहा है आजकल। हाइड्रोपोनिक्स दे आर डूइंग ऑन फ्लोटिंग हाइड्रोपोनिक, वर्टिकल हाइड्रोपोनिक। इन द सेकेंड फोटो यू कैन सी वर्टिकल फार्मिंग में जो हाइड्रोपोनिक के तौर तरीकों से कर रहे हैं। एंड ये बेसिकली एक्सोटिक लीव्स, एक्सोटिक फ्रूट्स और बेसिक वेजिटेबल्स भी इसमें उगाए जा सकते हैं। ये बेसिकली आप हमारे इंडिया में तो अभी अभी आए हैं, पर टुवर्ड्स द वेस्टर्न नेशंस या दोज हु आर डेवलप्ड नेशंस, वहां पे आप देख सकते हो वर्टिकल फार्मिंग बहुत ही ज्यादा तादाद में इस्तेमाल करते हैं। दिस इज द 33 बिलियन US डॉलर 2030 तक ये बन सकता है, ये मार्केट कैप। इतना ज्यादा है इसका प्रोबेबिलिटी कि ये आपको इतना। एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? आप सभी को सुनाई दे रहा है? सॉरी। प्लीज चैट बॉक्स में डालिए। या एवरीबडी इज मेंशनिंग एज इट्स क्लियरली ऑडिबल। लखन जी, आई थिंक यू मे नॉट बी इन प्रॉपर प्रॉपर नेटवर्क कनेक्शन में नहीं रह पाएंगे शायद। आप अगर हो सकता है तो नेटवर्क कनेक्शन के पास आ जाइए, वो फ्लक्चुएशन नहीं होगा, ठीक है ना सर? या तो बाई 2030 इट इज एक्सपेक्टेड दैट द मार्केट साइज विल बी 33 बिलियन। ये मार्केट साइज 33 बिलियन US डॉलर्स में, मतलब कितना पैसा फार्मिंग से वी कैन एक्च्योर, ये आपको एक अंदाजा हो सकता है। बेसिकली ये स्टैक्ड लेयर्स में होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, हम एक मतलब जस्ट लाइक अगर आप एक के बाद एक लगा के चलेंगे तो लैंड की जो कैपेबिलिटी है वो हम ज्यादा कर सकते हैं। एंड ये ये बेसिकली हमारे इंडियन फार्मर्स के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि उनके पास लाइक बाहर कंट्री जैसे 100-200 एकड़ एक बंदे, एक किसान के पास नहीं होता है। स्मॉल स्केल फार्मर्स है, बेसिकली मेजरली स्मॉल स्केल फार्मर्स है, 2 एकड़ 4 एकड़ के अंदर ही रहते हैं उनका। 10 एकड़ तो होते हैं किन बहुत सारे किसान के पास। और बहुत लिमिटेड काउंट्स में बहुत कम लोगों के पास 100-100 एकड़ की जमीन होते हैं। तो ये जो छोटे छोटे किसान है, उनको अगर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना है तो ये वर्टिकल गार्डनिंग आप अपना सकते हो। यहाँ पे क्या होता है कि नीचे विदाउट सॉइल, मिट्टी के बिना ये भी होता है। समझ गए ना? तो आप बोलेंगे सर मिट्टी के बिना खेती कैसे होता है? पानी जो रहती है वो हमेशा फ्लो करके जाता है। वो पाइप्स के माध्यम में हो सकता है, या एक स्प्रेयर होती है, नोजल रहती है जो कि ड्रिप के माध्यम से धीरे धीरे पानी जड़ के पास देता है। तो ये जो जो पोषक तत्व, जो आहार तत्व पौधे को चाहिए खाना बनाने की प्रक्रिया में, ये सब वो पानी में मिल जाता है। वो न्यूट्रिएंट्स हम डालते हैं। ये नीचे एक एक बकेट रह सकता है, या एक कंटेनर रहता है जहाँ पे पूरा स्टोर रह के रहता है, और ये पंप डाल के सर्कुलेट करते हैं, ठीक है ना? तो इससे बहुत सारा इनोवेटिव तकनीकों से हम हमारी जो खेती है वो कर सकते हैं। दिस इज द मेन मुद्दा, कि वर्टिकल फार्मिंग से कम लैंड में खेती ज्यादा मुनाफा खेती से हम कमाना शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना? यस। इन द फर्स्ट ऑफ द टुवर्ड्स द लेफ्ट, इन द फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी कि जैसे नीचे बकेट है, उसको एक हम पर्याप्त मात्रा देते हैं। इससे ज्यादा कीटनाशक भी नहीं इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा आपको लागत में भी कम आएगी, पर इनिशियल जो कॉस्ट रहती है वो थोड़ी ज्यादा रहती है। पर आने वाले दिनों में ये एक सस्टेनेबल फार्मिंग के एक लाइक मेन मेन पड़ाव है, मेन मेन मुद्दा है कि वर्टिकल फार्मिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है ना सर? टुवर्ड्स द एक्सट्रीम राइट आप देख सकते हो मिस्ट या नोजल्स रहते हैं, जैसे फुवारा मारती है वैसे ही हमारे पोषक तत्वों से भरा हुआ पानी वो फुवारा छोड़ के रहता है।
वो जड़ के पास रहता है। वो जड़ के जो हमारे लाइक व्हाट वी कैन से, जो जो वर्टिकल स्पेस में जो पाइप लगाते हैं उसमें कप्स रहता है, जैसे चाय के कप्स रहते हैं वैसे ही कप्स रहते हैं, उसमें छेद रहते हैं। वहां से जड़ बिखेरने लगता है, और वहां पे एक नोजल रहती है, पानी जाता रहता है या पानी एक फुव्वारे तरह छोड़ता है। तो वहां से उनको आहार तत्व और पोषक तत्व मिल जाता है। ये न्यूट्रिएंट साइकिल में भी काम आएगा, बहुत अच्छा 100% एफिशिएंट में काम आएगा। अगर आप बाहर देखेंगे तो खेती बाड़ी में जब करते हो तो क्या होता है कि आप जितना लगाते हो उतना 100% पौधे में पहुंचता कि नहीं है वो हम चेक नहीं कर पाते, पर यहाँ पे 100% पौधे को जितना हम लगाते हैं उसमें 100% हमारी जो पैसे लगती है वो 100% पोषक तत्व आहार तत्व वहां पे जाते हैं। और जो मिट्टी के बिना मैं बोल रहा हूँ उसमें कॉयर, जो हमारे नारियल की भूसा रहती है वो इस्तेमाल करते हैं, या वर्मी कुलेट का मतलब जो छोटे छोटे दानेदार रहते हैं, पर्ल्स जैसे लगते हैं, वो सफेद कलर के रहते हैं, वो पानी को रोक पाते हैं, वहां उसमें लगाते हैं। या हमारा बोल सकते हैं कॉयर 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 का मतलब जूट का जो भी एक्सट्रैक्ट रहती है, नारियल का जो भूसा मैंने बोला, तो उसके साथ भी करते हैं। या आप वी कैन से दैट बहुत सारे लोग ये पर मिलेट्स ये सब आप इसमें अपना सकते हैं, ठीक है ना सर। मेनली वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स, जो भी पत्ते पत्ते वाले हमारे सब्जियां हैं, या जो भी लाइक टर्निप, रेडिस, मूली, या कैरेट, या वी कैन से ब्रोकोली, या कॉलीफ्लावर, कैबेज, स्पिनच, लिट्विस, धनिया एंड फेनुग्रीक, ये सब इस्तेमाल हो सकता है इसमें खेती बाड़ी करने में, ठीक है ना। प्रेसिशन फार्मिंग, व्हाट वी कैन से इज प्रेसिशन फार्मिंग, मैंने जैसे बताया था, जीपीएस मैपिंग भी आ चुका है, बहुत सारे एप्स आ चुके हैं, जैसे कि प्लांटिक्स हो गया, या वी कैन से वी हैव भारत एग्री, एंड बहुत सारे हैं, नर्चर रिटेल है। बहुत सारे एप्स हैं जहाँ पे जीपीएस मैपिंग के द्वारा, एक ऐप रहता है जिसमें आपको मिट्टी का जांच, सबसे पहले मैं ये बोलना बोलना चाहूंगा कि आपकी मिट्टी का जांच करवाइएगा। अगर आप खेत में अगर आप लैंड में खेती करते हैं तो मिट्टी का जांच करवाने के वक्त ही आपको पता चलेगा कि वो कौन सा मिट्टी है, और कौन सा हमारी खेती उसमें अच्छी हो सकती है, कौन सी किस्म का, कौन सा वेराइटी का खेती हम उसमें कर सकते हैं, ये सबसे महत्व है। सॉइल टेस्ट कैसे करना है, मिट्टी का जांच कैसे करना है, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। अगर नए लोग जो जुड़े हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ फिर से कि आपको चार कोनों से मिट्टी लेना है और बीच में से भी लेना है, हमारे लैंड का 5 जगहों से लेना है, 0 से 15 सेंटीमीटर तक खुदाई करना है, 15 से 30, एक 30 से 45 तक, ये से 3 जगह से लेके हमको हर एक 5 जगहों से, चार कोनों से और बीच में से तीन तीन का जो मैंने बोला अभी, वो सबको एक जगह मिला देना है। 0 से 15, 5 जगहों से जहाँ पे हम खुदाई किए थे वहां पे एक, वो एक बैग बना देना है। 15 से 30 एक, 30 से 45 एक, ये 2-2 किलो का आएंगे आसपास। तो ये एक एक बैग करके इसको छांव के नीचे सुखा के आपके बगल वाले कृषि विज्ञान केंद्र में अगर आप जाके देंगे तो ये आपको जांच करवा देंगे बेझिझक, आपको कोई भी पैसा नहीं लगेगा। तो आपको विदाउट थिंकिंग मच आपको जाना बनता है, क्योंकि हमको मिट्टी से ही हमकी पैसे खेती बाड़ी में आती है। तो अगर आपको पता ही नहीं है कि कौन सी कमी है मिट्टी में पोषक तत्वों की, या कौन सी खनिज तत्वों की कमी है, या कौन सी दवाई लगानी है हमारी मिट्टी की ज्यादा पैदावार क्षमता बढ़ाने के लिए, या पानी रोक पाने की क्षमता बढ़ाने के लिए, तभी आपको पता चल जाएगा। लेकिन आजकल किसान क्या करता है कि बगल वाले खेत में अगर यूरिया डाला है या डीएपी डाला है तो मैं भी डाल दूंगा, क्योंकि वो डाला है तो मेरे को भी डालना है। ये इतना पता नहीं होता है कि किसान को कि वो क्यों डाल रहा है, किसके लिए डाल रहा है। क्योंकि अगर उसको पता ही नहीं है कि ये रोग आने वाले हैं, ये पोषक तत्वों की कमी है या खामियां हैं, पर वो वही चीज डालता रह रहा है जो कि मिट्टी में है, तो उसका पैसे की बर्बादी हुई ना। तो ये आपको जागरूक करने में, दिस इज द मेन, कि हमारी ये सेशंस आपको जागरूक करने में बहुत हेल्प करेगा। बिकॉज किसान भाई अगर जितने जुड़ेंगे उतना जागरूक रहेगा, एंड आवर नेशन कैन डेवलप थ्रू एग्रीकल्चर। और ये बहुत ही लाइक वी कैन से प्रिसिशन फार्मिंग का एक मेन मुद्दा ये है कि आपको 100% एफिशिएंट बनना पड़ता है। आजकल ड्रोन्स आ गए, ड्रोन्स पता होगा, जो कि कैमरा जैसे रह के वो ऊपर उड़ जाता है, वैसे भी आजकल स्प्रे
जो आप टंकी में स्प्रे करते थे, आजकल ड्रोन्स में स्प्रेइंग होता है। ये एफिशिएंट है, मतलब लेबर चार्ज को कम करने में ड्रोन्स में भी आजकल बहुत सारे, बेयर हो गया, सिंजेंटा हो गया, वो स्प्रे करने में भी काम करते हैं ड्रोन्स। सेंसर्स आ गए हैं आजकल, इतना ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, सॉइल का पीएच, ये सब सेंसर्स के माध्यम से हो जाता है, जीपीएस मैपिंग करके पता चल जाता है। तो ये सब आपको आधुनिक तौर तरीकों का एक मैं मतलब एग्जाम्पल देता हूँ कि ये टेक्नोलॉजी कितना एडवांस हो चुका है आजकल, कि ये सब खेती में भी इस्तेमाल होता है। एंड ये आपको मुनाफा देने के लिए ही ये सब नए नए टेक्नोलॉजीज लेके आते हैं। फॉर ऑप्टिमम क्रॉप प्रोडक्शन, ज्यादा उत्पाद के लिए, ज्यादा पैदावार क्षमता बढ़ाने के लिए, वेस्ट कम करने के लिए, पैसे की बर्बादी हो या हमारी खेती की बर्बादी हो वो कम करने के लिए, एफिशिएंसी, मैंने जैसे बोला था, इंक्रीज द एफिशिएंसी, इंक्रीज इन द एफिशिएंसी में ये बहुत अच्छा काम करता है। एंड ये मिट्टी की कंडीशन को दिखाने में काम करेगा। अगर आपकी ऐसे पता चल रहा है कि मिट्टी में पानी ज्यादा नहीं है, तो यू कैन नो कब पानी देना है। पानी ज्यादा होने से भी दिक्कत है, पानी कम होने से भी दिक्कत है। तो ये सब समाधान आपको विद द सेंसस आपको पता चल जाता है। कितने परिमाण में आपको मिट्टी में आपकी फर्टिलाइजर एप्लीकेशन होनी चाहिए, ऑप्टिमम अमाउंट कितना है खनिज तत्वों का, पौष्टिक तत्वों का, वो पता चल जाता है। क्या मेरी पौधे अच्छा खासा ग्रोथ कर पाएंगे, या ये वैरायटी मेरे पौधे में अच्छा खासा चाहिए, या इस वैरायटी के लिए कौन सा खनिज तत्व, कौन सा पोषक तत्व मेरे को डालना है, ये सब आपको पता चल जाता है। बेसिकली क्या है ना, पहले आपको डाटा लेना है, एक्वायरिंग डाटा। मैंने क्या बोला, आपकी अगर एक एक एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि अगर आप बिना पढ़ के एग्जाम देने कोई बच्चा जा रहा है, तो वो उतना अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएगा। जब तक वो चीटिंग नहीं करता है, तब तक वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाएगा। अगर चीटिंग कर लिया तो पता नहीं है, पर ये खेती में ये नहीं हो सकता, चीटिंग आप नहीं कर सकते। इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन नेचर और आपके हार्डवर्क में डिपेंडेंट करती है। तो आपको अगर डाटा एक्वायर कर गए, तो आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, कि मेरे को क्या करना है। एक्सेसिंग द डाटा, पहले तो डाटा लेना है, उसको एक्सेस करना है कि क्या क्या मेरे पास है और क्या क्या नहीं है, और उसके बाद डिसीजन बनानी है कि क्या मेरे को ये ठीक रहेगा। देखिए, मैंने बोल चुका हूँ कि कैसे बगल वाले खेत में अगर यूरिया डाल रहे हैं, तो मेरे खेत में फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन डाला हमने, ज्यादा नाइट्रोजन होने से भी हमारे पत्ते पीले पड़ जाते हैं, जल्दी गल जाते हैं, या गर्मी ज्यादा हो जाती है, उमस ज्यादा हो जाती है, या कीड़े ज्यादा जल्दी लगने लग जाते हैं। तो ये डिसीजंस आपको भी बनानी है कि करेक्ट डिसीजन क्या है हमारी खेती के लिए। उसके बाद एक्शन लेना है। एक्शन मतलब ये सब सोचने से या ये सब करने से नहीं, जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक आपको मतलब उसको अप्लाई करने के बाद ही आपको उसका रिजल्ट मिलना शुरू होगा। तो दिस इज द प्रोसेस। फर्स्ट लर्निंग्स या फर्स्ट एक्वायरिंग डाटा, उसके बाद प्रोसेसिंग, उसके बाद इंटरप्रिटिंग, एंड आफ्टर दैट प्लानिंग। प्लानिंग सबसे मेन है। मेकिंग डिसीजंस के बाद प्लानिंग, उसके बाद टेकिंग एक्शंस, ऑटोमेटिकली अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दिस इज द साइकिल फॉर प्रेसिजन फार्मिंग, प्रेसिजन एग्रीकल्चर साइकिल। तो ये आपको बेसिक पोटेंशियल बढ़ा देता है किसान भाई की आमदनी बढ़ाने के लिए। ये हम वी कैन से कि ये आपको अ, बस ये नहीं कि हम आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं, इसके साथ आपको हम एक 24/7 गाइड भी दे रहे हैं कि आपको क्या क्या इस्तेमाल करना है। बहुत सारे किसान लोग हमारे साथ जुड़े हैं, फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ, फ्रॉम वेस्ट टू द ईस्ट। बहुत सारे किसान हमारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके उन्होंने लाभ प्राप्त कर चुके हैं। हम बस ये नहीं दे बोलते हैं कि हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए, हमारे पास जो भी बायोस्टिमुलेंट्स है, उसके अलावा खनिज तत्व चाहिए, उसके अलावा वी नीड सम न्यूट्रिएंट्स, सम फर्टिलाइजर्स जो कि हमको बेसिक न्यूट्रिएंट्स देंगे। ये हमारी बढ़ाने के लिए काम आएगा, ये आपकी खेती को निखारने में काम आएगा, ये आपकी लागत कम करने में काम आएगा। अलॉन्ग विद दैट आपको थोड़ी बहुत न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करना बनता है। मैं बोलूंगा 3 साल के बाद, अगर मैं जैसे बोलता हूँ अगर आप करेंगे, तो आपको केमिकल में जाने की नौबत ही नहीं आएगी। आपकी जमीन जैविक कहलाएगी, आपकी जो पैदावार थी वो दुगनी कीमत में बिकनी शुरू होगी इफ यू आर नियर टू मेट्रोपॉलिटन सिटीज। आप अगर आपके अच्छा खासा प्रोक्योरमेंट भी होगा, तो आपको अच्छा खासा दाम भी मिल सकता है, अच्छा खासा प्राइस मिल सकता है आपके खेत का। ठीक है ना सर। अब आता है जीन एडिटिंग। आप सभी को पता है आजकल वी हैव आल्सो वेलोसिटी, आवर बिलोव्ड स्टैन सर का इट्स अ वेंचर, कि जो कि जीन से हमारी रोग को पता चलता है, जीन से हमारे डिजीजेस हम वी कैन जो सिम्टम्स आती हैं उससे हम जान सकते हैं। जीनोम थेरेपी से हम
वी कैन से दैट हम जो आने वाली 10 साल के बाद जो रोग है उसका हम आगे ही जान लेते हैं वो सब। तो ये जीन एडिटिंग थेरेपी भी पौधे में होता है। आजकल वैरायटी कैसे बनता है, इट्स डन थ्रू जीन एडिटिंग। ये जीन एडिटिंग क्या है, जो भी मतलब ऐसे बोल सकते हैं, दो वैरायटी हम ले रहे हैं, एक में ज्यादा पैदावार क्षमता, एक में हमारी कीटाणु बीमारी या कीड़े मकोड़ों से बचने में ज्यादा उसमें क्षमता है। तो हमको क्या है, एक तो पैदावार ज्यादा नहीं दे सकता है, पर वो ज्यादा इम्यूनाइज्ड है। पर एक पैदावार दे सकता है लेकिन ये लेस इम्यूनाइज्ड है। ये दोनों का जीन क्या है हमको चाहिए। तो ये दोनों का जीन, जैसा कि इसमें से हम क्या लेंगे, ए और बी बोलता हूं मैं। ए से हम क्या लेंगे, जिसमें ज्यादा पैदावार क्षमता है ए में, तो ज्यादा पैदावार क्षमता वाला जीन इसमें से ए से लेंगे। और जो इम्यूनाइज्ड रहता है, जो इम्यूनिटी ज्यादा है जिसमें, ये जो वाइल्ड वेराइटी बोल सकते हैं, जो कि हमारे सूखापन से, हमारे ह्यूमिडिटी से, हमारे टेम्परेचर से, हमारी बीमारियों से, या हमारे पौधे की जो विकसितता कम होने से, वो जो जो उसके पास इम्यूनिटी रहती है, वो सब जीन्स हम लेंगे, दोनों को मिलाएंगे तो नया वेराइटी आता है। ये एक स्लो प्रोसेस रहती है। एक नया वेराइटी लाने में सालों की मेहनत रहती है। तो ये बेसिकली ये जीन एडिटेड जो क्रॉप्स रहते हैं वो सब हमको अपनाना चाहिए। जैसे कि बीटी कॉटन, बायोटेक्नोलॉजी कॉटन। एक जमाने में ज्यादा कीड़ा लग जाते थे, आजकल ऐसे कॉटन आ गए हैं जो कि अगर वो कीड़ा आके पत्तों को खा जाएंगे तो वो कीड़ा ऑटोमेटिक मर जाता है। बीटी ब्रिंजल, बायोटेक्नोलॉजी का ब्रिंजल भी होता है। वो क्या होता है, ये बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी में आता है, जो जीन एडिटिंग हम बोलते हैं। ये जीन एडिटिंग हो सकता है उसका, वो वेराइटी हमको लेना है। और वो वेराइटी कैसे मिल सकता है आपको, जो आपकी बीज है उसमें ही लिखा होता है कि ये जीन एडिटेड बीज है, या ये बीटी बीज है, या ये आपकी ज्यादा इम्यूनाइज्ड बीज है। जैसे कि आप अगर एक पैकेट ले रहे हो, मक्के की भी हो या धान की भी हो, वो सीड के जो प्यूरिटी रहती है, जेनेटिक प्यूरिटी, उसके बाद वी कैन से जो जर्मिनेशन कैपेसिटी, एंड उसके बाद रेजिस्टिव का कैपेसिटी, डिजीज रेजिस्टिविटी, वो सब परसेंटेज ज्यादा होनी चाहिए। अगर वो मिनिमम 85 से ज्यादा है या नियरली 90 है, तो ये आप बेझिझक लेके आप बुआई कर सकते हैं। उससे क्या है कि आपकी जो परिमाण मात्रा चाहिए पौधे को विकसित होने में, और जो हम नल एंड वॉइड कर सकते हैं, जो चांसेस और रिस्क रहती थी हमारी पैदावार को घटाने में, ये सब आप पहले ही स्टेज में उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, या वो वॉइड हो सकती है। ठीक है ना सर। एंड बेसिकली मैं अभी ये भी बोल चुका हूँ कि जैसे कि तनाव हो गए, या कीड़े मकोड़े पेस्ट्स हो गए, रोग हो गया, और एक जल्दी बढ़ने के लिए भी, एक जमाने में था कि पौधे इतना जल्दी शीघ्र बढ़ते नहीं थे। आजकल ऐसे तौर तरीके आ गए कि जल्दी पौधे विद इन 120 डेज में, एक 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 बार था कि हमारा 250 डेज का या 220 डेज का या 180 डेज का प्राइस रहता था, वो 120 डेज में आ गए। आजकल शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स का भी आ गया। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स में आप 90 दिन के अंदर भी चावल उगाया जा सकता है। वैसे ही बहुत सारे जीन्स हैं, बहुत सारे वेराइटीज हैं, बहुत सारे खेती का बहुत सारे वेराइटीज हैं। तो ये आपको जागरूक बनाना चाहिए किसान भाई को, कि ये पता होनी चाहिए कि ये वैरायटी भी एप्लीकेबल हो सकता है, ये वैरायटी भी मेरे मिट्टी में उगाई जा सकती है, ये वैरायटी में अपना के ज्यादा मुनाफा पा सकता हूँ। क्योंकि उससे क्या होगा, न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ेगा, एक तो डिजीज रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, और डोमेस्टिकेटिंग ऑफ द क्रॉप्स, मतलब पुराने और नए पौधे में जो खासियत थी वो हम नए वैरायटी में डाल सकते थे। ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, डोमेस्टिकेशन अच्छा हो जाएगा, इससे जो उनकी फार्मिंग तौर तरीके थी वो इजी बन जाती है। डोमेस्टिकेटिंग का मतलब इजी वे ऑफ फार्मिंग हो सकती है। तो ये मेन आपको जीनोम एडिटिंग इन क्रॉप्स के लिए ये आपको अपनाना चाहिए, ये वैरायटी आपको अपनाना चाहिए, ताकि आपको जो लागत होती थी आने वाले दिनों में, वो लागत कम हो सके। ठीक है ना। अब आते हैं मॉडर्न इम्प्लीमेंट्स, जैसे मैंने बताया था आपको, हमारे ड्रोन्स आ गए। बहुत सारे वेराइटीज, जैसे कि पीएच स्केल भी आ गया, पीएच को जानने के लिए, या हाइड्रोमीटर आ गया, पौधे मिट्टी में कितना पानी क्षमता है, या आप न्यूट्रिएंट कैपेसिटी में। एंड ये सब मॉडर्न एग्रीकल्चर टूल से, एक जमाने में क्या होता था, बेल को लेते थे और उससे ही इरिगेशन, मतलब सॉरी, इससे ही टिलेज, इससे ही प्लॉइंग, उससे ही ड्रेनेज सिस्टम बनाते थे। पर आजकल बहुत सारे
ट्रैक्टर्स आ गए, इरिगेशन फैसिलिटीज आ गए, सीड ड्रिलर्स आ गए, बीज डायरेक्टली बोया जा सकता है ट्रैक्टर से ही। ये सब आधुनिक तौर तरीके हैं, जहाँ की 3 दिन का लेबर का कॉस्ट होता था, वो एक ही दिन में एक ट्रैक्टर कर देगा, और वो लॉक जो लेबर का कॉस्ट से आधे में हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे तौर तरीके हैं जो कि किसान को अपनाना चाहिए, किसान को जागरूक बनाना चाहिए, और बहुत सारे सेमिनार्स को उनको अटेंड करने की हम प्रोत्साहन देना चाहिए, ताकि वो उससे कुछ सीख सके। अगर 100 किसान से 10 किसान, 100 किसान सुन रहे तो 10 किसान बदलेंगे, तो अगल बगल वाले खेत वाले भी बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं वो किसान की कैसे आपने ये अपनाया, मैं भी कैसे कर सकता हूँ। दिस इज द चेन रिएक्शन। अगर एक बंदा भी हासिल सफल होता है, या वो जो सोच रहा है वो हासिल कर सकता है, तो बगल वाले किसान भी वही चीज अपनाने की सोच रखेंगे। ठीक है ना सर? अब आते हैं क्रॉप रोटेशन। सबसे मेन मुद्दा सर ये है कि आप देखे होंगे पंजाब में एंड महाराष्ट्र में, एंड जो कि जहाँ पे किसान बहुत डिपेंडेंट है, जो कि इन वाटर, पेरिनियल वाटर्स, जो कि हमारे पूरे साल भर में पानी देती है। पर आजकल क्या है, सब्सिडीज आ गए। तो जैसे कि आई नो, आई वोंट से दैट सब्सिडीज आर बैड फॉर फार्मर्स, सब्सिडीज होनी चाहिए, पर वो उसका मिसयूज कर लेते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि केमिकल्स पूरा गलती है, केमिकल्स भी थोड़ी बहुत आप कर सकते हैं। जब ज्यादा कीड़े मकोड़े लग गए, तो थोड़ी बहुत केमिकल इस्तेमाल आप करना चाहिए, ताकि आपकी खेत बचा रहे, वरना आपकी खेत की बर्बादी हो सकती है। पर जहाँ की 50 ml की जरूरत है, वहां पे 100 ml का इस्तेमाल होता है कीटनाशकों का। और वो जो पौधे में लगाते हैं, वो की बीमारी इतनी इतनी ताकतवर हो जा रही है, या जो कीड़े मकोड़े इतने ताकतवर हो जा रहे हैं, कि अगर आज इस साल आप 50 ml डाले, पीछे दूसरे साल में आपको 100 ml डालना बनता है, तीसरे साल में 150 ml डालना बनता है। तो आपकी लागत बढ़ती है, और आपकी प्रदूषण भी दूषित होता है, तो सॉरी, मिट्टी भी, वातावरण भी दूषित होता है, प्रदूषण फैलता है। पर और एक बात, पानी की जो कमी हो जानी, वाटर टेबल की कमी हो जानी, क्यों? मैंने जैसे बताया था, पंजाब में अभी तो आफ्टर 2030 या 2050 के अंदर पानी की किल्लत इतने होने वाली है कि सूखापन ज्यादा आने वाला है। क्यों? एक ही खेती वो करते हैं, क्योंकि वो भी गवर्नमेंट का भी थोड़ी बहुत गलती है। गवर्नमेंट भी बहुत सारे सब्सिडीज लाते हैं, बहुत सारे वीकेंड से बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे इनिशिएटिव्स लाते हैं, पर किसान इतना जागरूक नहीं है। जैसे कि हमारा जैविक जागरूक मिशन, या शक्ति मिलेट मिशन, या ऑर्गेनिक मिलेट मिशन, एंड बहुत सारे हैं जो कि ऑर्गेनिक में करने के लिए सब्सिडी बहुत सारे स्टेट्स देते हैं। पर किसान को वो ही एक ही खेती करना है, 2 बार हो, तीन तीन बार हो, वही खेती करते हैं। पर क्रॉप रोटेशन होनी बनती है। एक खेती अगर हमेशा करेंगे, मैं बोलूंगा हर रोज मैं अगर दाल चावल आपको दूंगा, तो खा पाएंगे क्या? सब्जियों में बस मैं आलू ही खिलाता रहूंगा, तो क्या होगा? हमारी सेहत भी खराब होगा, और हमको खाने में मजा भी नहीं आएगा। वैसे ही एक ही एक ही मिट्टी में, एक ही जमीन में मैं अगर एक ही चीज उगाता रहूंगा, तो वो तो पोषक तत्व तो कमी ही हो जाएगी। और किसान जब तक टेस्ट नहीं करता है, उसको पता भी नहीं होता है वो कि कौन कौन सी कमी है। पर वो वही यूरिया, वही डीएपी, वही रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करता है, और वो शॉर्ट टर्म, कम ड्यूरेशन के लिए सोचता है। पर आने वाले दिनों में अगर आप ऐसे ही 15 साल तक करेंगे, तो पानी नहीं बचेगी। पहले तो प्रदूषण होगा, वो तो छोड़ दीजिए, वो तो बहुत तादाद में प्रदूषण फैलता है। उसके बाद पानी की किल्लत होगी, मिट्टी बंजर हो जाएगी, और 15 साल के बाद कुछ भी उगेगा नहीं वो मिट्टी में। तो ये सबसे समस्या बड़ी होगी। आज के लिए नहीं, आने वाले पीढ़ियों के लिए, आने वाले दिनों के लिए भी आपको सोचना है। ठीक है ना? और एक बात, आपको ये करने से क्या होगा, आपको जमीन से ज्यादा मुनाफा मिल सकता है। अगर आपने गेहूं लगाया, उसके बाद अगर आप ऐसे प्लान करेंगे कि मैं और कुछ लगाऊंगा, लाइक वी कैन से कैरेट, कैबेज, या वैसे कुछ लगाऊंगा जो कि मेरे को इम्बैलेंस करेगा, मतलब बैलेंस करेगा, इम्बैलेंस नहीं करेगा। जो पोषक तत्व राइस के लिए चाहिए या गेहूं के लिए चाहिए, वो पोषक तत्व हमारे वेजिटेबल्स के लिए नहीं चाहिए, वो पोषक तत्व हमारे सब्जियों के लिए नहीं चाहिए। तो इसका जो इस्तेमाल किया हुआ बच जाता है मिट्टी में, ये इस्तेमाल कर लेता है। और ये उसी टाइम के दौरान जो अगले खेती का सीजन आएगा, तब तक के लिए मिट्टी में उतना पोषक तत्व भर के रखता है, जो कि आने वाले दिनों में गेहूं या चावल को चाहिए। पर किसान 2 बार वही गेहूं करते हैं, या 2 बार वही चावल बनाते हैं,
या 3-4 बार ऐसे खेती करते हैं जो कि एक ही पौधे का हो। पर यहाँ पे मैंने बेसिक दिखा दिया कि पोटैटो फैमिली का आप कर सकते हो, जैसे कि टोमेटो हो गया, उसके बाद पोटैटो कर सकते हो। लेग्यूम्स का जैसे कि हमारा मटर हो गया, बीन्स बीन्स हो गए, या आप वी कैन से बहुत सारे सीरियल्स का क्रॉप्स हो गए। उसके बाद हम ब्रेसिकास में आ सकते हैं, कैबेज, कॉलीफ्लावर, केल और रेडिस, ये सब आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद रूट्स का आ गया, कैरेट का, सेलेरी का, वी कैन से ऑनियंस का, वी कैन से मतलब जो कि बल्ब वेराइटी के होते हैं। एंड ये आपको जानकारी रखनी है कि आपकी मिट्टी की कंडीशन कैसी है। अगर एक बार आप सरसों लगा रहे हैं तो अगले बार आप बीन्स लगाएं, उसके बाद गेहूं लगाएं। एक ये साइकिल होता है। ये साइकिल से अगर आप करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपकी पैदावार कैसे हो सकता है, कितना मुनाफा कमा सकते हैं। अगर एक एक खेत खराब गया तो दूसरा खेत उसका मुनाफा बचा देगा। और एक बात, इंटर क्रॉपिंग भी करना जरूरी है। एक खेत में दो दो भी आप खेती कर सकते हो। जैसे कि अगर आप मक्का मक्का लगा रहे हो तो उसी में ही आप कैरेट, उसी में ही पुदीना, धनिया, उसी में ही आप, अगर हो सकता है तो यू गो फॉर लाइक बीन्स के एक दो वेराइटी हैं जो कि आप लगा सकते हो, या मूंग दाल, ये सब आप लगा सकते हो एक ही साथ। ताकि अगर एक क्रॉप के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, मतलब एक ही जरिया नहीं है पैसे कमाने के लिए। या अगर मक्के 90 दिन का या 100 दिन का बनता है तो आपको उसी के अंदर ही, उसी के बीच में ही 2 महीने में या 1 महीने में आपको पत्ते वाले जो भी पालक हो गए वो सब आपको पैसे देते रहेंगे। या आप अगर गन्ना लगा रहे हो तो उसी में ही आप लास्ट 3 महीने से पहले आलू बुआई कर सकते हो। उसके बाद जब आपको कटाई होगी तो दोनों से आपको लाभ मिलना शुरू होगा। तो ये है बेसिकली क्रॉप रोटेशन या इंटर फार्मिंग या इंटर कल्टीवेशन का मेन मुद्दा। ठीक है ना सर? उसके बाद आ गया अर्बन एग्रीकल्चर। आजकल देखे होंगे हम तो घर में ऑर्नामेंटल प्लांट्स, मतलब ये छोटे छोटे पौधे लगाते हैं कि हमारी जो दूषित हवा है वो अच्छा खासा कन्वर्ट हो जाए, फ्रेश एयर देने लगे, टॉक्सिक एयर जो रहता है, टॉक्सिक एलिमेंट्स जो रहते हैं वो खींच पाए। वैसे भी बहुत सारे खेत हैं बहुत सारे हमारे रूफ टॉप फार्मिंग हम कर सकते हैं। हम घर के ऊपर ही हम अपने सब्जियां उगा सकते हैं, छोटे छोटे ट्रे में, पॉट कल्टीवेशन बोलते हैं उसे। और इससे क्या होगा, आप डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। आपको पता चलेगा कि कौन सी खेती का मैं खा रहा हूँ। हम आप अगर अपने खुद का उगाई हुआ चीज खाएंगे तो आपको ज्यादा स्वादिष्ट भी लगेगा। ज्यादा अगर आप एक दो बार मेहनत, मतलब आपको मेहनत करने के भी एक, क्योंकि ये एक अर्बन एग्रीकल्चर का ये सिस्टम क्यों किया गया है, ताकि जो अर्बन में है वो ज्यादा मतलब बाहर नहीं जाते हैं या ज्यादा बाहर की रूबरू नहीं होते हैं, वातावरण से घुलते मिलते नहीं है। तो अगर आप एग्रीकल्चर करेंगे तो थोड़ी बहुत धूप चाहिए तो आप भी धूप में रहेंगे, यू कैन गेट विटामिन डी। along विद दैट थोड़ी बहुत कसरत हो जाती है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हो जाती है। एंड आपको पता चलता है कि मैंने यही चीज डाला है तो मैं वो ही खा रहा हूँ। अगर आप मार्केट में जाएंगे, पिछले दिन ही पूरा केमिकल स्प्रे किया गया है, उसको बिना धो के वैसे ही डाल देते हैं, या उसमें कलर मिला गया है। आजकल मटर तो ग्रीन कलर का स्प्रे होता है। आजकल बिटर गॉर्ड भी ग्रीन कलर का कलेरा बीट ग्रीन कलर का स्प्रे होके आता है। तो ये सब आपको, अगर आप खुद का खेती करेंगे या रूफ टॉप गार्डनिंग या होम गार्डनिंग या किचन गार्डनिंग, ये सब हम बोल सकते हैं, ये सब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं, मैंने बोला एक तो वर्टिकल फार्मिंग हो गया, या आप ऊपर ही छोटे छोटे गमले में मिट्टी डाल के आप एक एक पौधे या दो दो पौधे लगाएंगे तो आपकी ब्रिंजल उग सकती है, टमाटर उग सकती है, आलू उग सकती है, उसमें पुदीना, धनिया, कुछ भी उग सकता है। बहुत सारे लोग तो फल भी उगाते हैं उससे, छोटे छोटे वेराइटीज आ गए हैं आजकल, मैंगो का, गोवा का। तो ये सब अगर आप करेंगे तो वी विल बी हैविंग अ वेराइटी ऑफ फूड सप्लीमेंट्स। हमको डिपेंडेंट ज्यादा भी नहीं रहना चाहिए। एंड इससे क्या होगा कि देखिए, विदाउट मिट्टी भी आप उगा सकते हो, वर्मीकुलेट लेके, कोकोनट कॉयर लेके, मैंने बोला था पहले जैसे स्टार्टिंग सेशन में। ये सब आपको इम्पैक्ट डालेगा इन एनवायरमेंटल सिचुएशन। और अर्बन एरिया में ये करने से क्या फायदा है, जो कि ऑक्सीजन,
क्योंकि तो वो पूरा पूरा अर्बन एरिया में क्या है, पूरा तो हमारे कुछ भी मतलब ग्रीनरी नहीं रहता है, कोई पार्क्स नहीं, ज्यादा नहीं रहते हैं। तो इससे क्या होगा, ऑक्सीजन का, फ्रेश एयर का, प्यूरिटी का, जो पॉल्यूशन का, उसका भी एक समाधान मिल जाता है। अगर आप आजकल दिल्ली में क्या जैसे पॉल्यूशन है, तो वो पॉल्यूशन मिटाने में भी काम, थोड़ी बहुत काम करेगा ये। एंड ये अर्बन एग्रीकल्चर बेसिकली डेवलप्ड कंट्रीज में ज्यादा होती है। हमारे इंडिया में तो इतना इतना नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत कर लेते हैं जो कि एग्रीकल्चर में रुचि रखते हैं या कोई भी फार्मिंग बैकग्राउंड से है। तो वो घर के पीछे या घर के ऊपर वरांडा में कोई भी फल फूल या हमारी फ्रूट्स का कुछ ना कुछ उगाते हैं जो रुचि रखते हैं। ये अर्बन फार्मिंग में बहुत काम आते हैं। माइक्रो ग्रीन, मैंने जैसे बोला पहले, टुवर्ड्स द एक्सट्रीम राइट ऑफ द स्लाइड एक पिक है। माइक्रो ग्रीन का मतलब हमारा जैसे कि वी कैन से व्हीट ग्रास हो गया, या वी कैन से सेलरीज हो गए, वी कैन से पुदीना हो गया, धनिया हो गया, ये सब उगा सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स मैंने पहले बताया था, वर्टिकल फार्मिंग में, एरोपोनिक्स में ये सब इस्तेमाल होता है। एक्वापोनिक्स, नीचे एक्वापोनिक्स का क्या है ना, नीचे मछलियां रहती हैं, और मछलियां जो अमोनिया या जो नाइट्रोजन की जो वो जो गंदगी छोड़ती हैं, वही चीज पौधे ले लेता है, वही पोषक तत्व बन जाता है पौधे के लिए। वो एक्वापोनिक्स है। ये महाराष्ट्र की और बहुत होते हैं। तिलापिया मछली के ऊपर बहुत सारे सेलेरी, फेनुग्रीक एंड लिट्यूस, ये सभी उगाई जाती है। इंडोर फार्मिंग इन सिंगापुर, इन मलेशिया, इन वी कैन से जापान। जापान में तो एक आर्टिफिशियल आइलैंड भी बना रहे हैं, वो पूरा डाल के, या ये बेस शिप्स में, शिप मतलब जो कि जहाज होती है, जहाज के ऊपर उगाई करते हैं। रूफटॉप फार्मिंग जैसे कि हमारे ऊपर हो गया, छत के ऊपर कर सकते हैं आप। एंड और एक वी कैन से दैट वर्टिकल फार्मिंग, जैसे मैंने पहले बताया था, वर्टिकल फार्मिंग, ये सब आपको एक सोल्यूशन मिल जाता है इन अर्बन फार्मिंग, जो कि अगर अर्बन एरिया में रहते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं, या टाउन्स में रहते हैं, टाउन्स में जो रहते हैं, ये सब के लिए आपको एक समाधान मिल जाता है इस सब के लिए। तो ये एक फॉर्मेशन बन जाएगी कि अर्बन फार्मिंग में से बहुत ही लाभ प्राप्त हो सकती है वातावरण को, एंड अ, हमारे खुद के हेल्थ में भी इफेक्ट दिखना शुरू हो सकता है, ठीक है ना। अच्छे मात्रा में आपको अच्छा खासा फूड कंटेंट मिल जाएगा, अच्छा खासा, अच्छा, सॉरी, या, तो ये अच्छा खासा एक आपको सोल्यूशन मिल जाता है, ठीक है ना सर। या, अब बात है मेन हाइड्रोपोनिक्स। मैंने जैसे बताया था, जैसे कि ऊपर तैरता रहता है, जो आप बीच वाले फोटो में देख सकते हो। ऊपर एक छोटा गमला जैसा लगता है, नीचे जड़ आ जाते हैं, पानी के अंदर हम पूरा दे सकते हैं। या ये पाइप में लगा सकते हैं, छोटा मोटर रहती है, वो ऊपर तक जाती है, नीचे ऑटोमेटिक आ जाता है, उसमें ही सब पोषक तत्व रहता है। ये हो गया वर्टिकल फार्मिंग में, जो कि बॉक्स वाले आते हैं, छोटे छोटे पीवीसी पाइप्स में रहती हैं, उसमें भी हो सकता है। एंड ये नीचे वाला एक्वापोनिक्स भी बोल सकते हो, या हाइड्रोपोनिक्स भी बोल सकते हो। नीचे जो टुवर्ड्स द एक्सट्रीम, जहाँ पे ब्लू कलर के टी शर्ट पहन के एक बंदे खड़े हैं, टुवर्ड्स द एक्सट्रीम राइट, सेकंड सेकंड फोटो डाउन टू द राइट, वहां पे आप देख सकते हो कि नीचे मैंने बोला था जैसे कि मछलियां रहती है ऊपर, थर्मोकोल लगा देते हैं, उसमें एक छोटा कप लगा देते हैं, और वहां पे अच्छा खासा ग्रीनरी होती है। यहाँ पे फर्स्ट फोटो में आप देख सकते हो सेलेरी आ रहे हैं, फेनुग्रीक, स्पिनाच, पालक भी उगा सकते हैं आप, धनिया, पुदीना, कुछ भी जो कि उसका सीड अलग होती है, एक्वापोनिक हाइड्रोपोनिक सीड अलग रहती है। लेकिन पहला इन्वेस्टमेंट ज्यादा रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो अच्छा है। जैसे कि हम इंश्योरेंसेस लेते हैं, जैसे कि हम एसआईपी करते हैं, म्यूचुअल फंड्स, वो किस लिए करते हैं, ताकि लॉन्ग टर्म की सोच रखे। टर्म इंश्योरेंस हो गया, या हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, वो क्यों? क्योंकि जब हमको जरूरत पड़ेगी तब देगी, तो ये वही करेगा। हमेशा आपको मार्केट में डिपेंडेंट नहीं रहना बनता है। ये आपको अपना खुद सेल्फ सस्टेन्ड फार्मिंग में भी काम करता है, ठीक है ना। दिस इज नोन एज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या प्रेसिस्टेंट फार्मिंग। अब आते हैं एक्वापॉनिक्स में। मैंने बहुत बार बोल चुका हूँ, एक्वापॉनिक्स मतलब नीचे मछलियां रहती है, वही चीज ऊपर जाता है और नीचे जड़ के पास पहुंचता है, और वही
खनिज तत्व पोषक तत्व वहां से ही पौधे ले लेते हैं। तो आप देख सकते हो ये फोटोज में नीचे बहुत सारे हमारे मछलियां हैं और ऊपर हमारी सब्जियां उगाई जा रही है। यस और नो? अब आते हैं मेन मुद्दे में, इनटू द मेन टॉपिक। हमारा एग्रो के रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स का क्या क्या हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, उससे क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे कैसे हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं, उससे कैसे हमारी एसएचपीएल एग्रो के सोल्यूशन आपको कैसे जैविक में बदलने में के लिए मदद करता है, या आपकी लागत कम करने में मदद करता है, या कैसे हम बुवाई से लेकर कटाई तक इस्तेमाल कर सकते हैं, वो जानकारी अब लेंगे। तो दो प्रकार के तनाव होते हैं। मैंने सब सेमिनार में, ये वेबिनार में मैं बोलता रहता हूँ कि ये तनाव से ही मैं स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मेन मुद्दा यहाँ से ही है। तनाव तनाव तो दो प्रकार के होते हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक। जीविक तनाव, अजीविक तनाव, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से, या जो कि जिंदा, जो कि कण रहती हैं उनसे जो तनाव या बोझ आती है, जैसे कि कीड़े मकोड़े हो गए, या बैक्टीरिया, फंगस, वायरस का, पैरासाइट्स का, हर्बीवोर्स का, ये कीटाणु बीमारी का अटैक होती है, वो बायोटिक में आती है। एबायोटिक में जैसे कि जिंदा रहने के लिए जो जरूरतमंद चीजें हैं, धूप हो गया, या पानी हो गए, या तूफान आ गया, या ठंडी हवा लग जानी, या मेटल्स, अब जो केमिकल डालते हैं उसके कारण मेटल्स, हेवी मेटल्स आ गया, सैलिनिटी, खारापन हो गया, या आपकी पानी कम होना या ज्यादा होना, यह एक तूफान आ गया, मतलब जैसे कि मैंने बोला फ्लड्स आ जाना, वो सब आ जाते हैं। तो ये अबॉयटिक में आता है, क्योंकि ये जिंदा रहने के लिए चाहिए। अगर ये ज्यादा भी होगा तो दिक्कत है, और कम भी होगा तो दिक्कत है। तो पर्याप्त मात्रा में कैसे ये सर्कुलेट करने में काम आएगा, कैसे बैलेंस बनाने में काम आएगा, ये दो मेन तनाव है। इसी के इसके कारण ही किसान को उसका लॉस ज्यादा होता है। तो ये दो तनाव से ही आपको मेजरली बचना है। और इसका मेन मुद्दा मैं डिवाइड करके बता दूंगा, बायोटिक का तनाव कैसे, एबायोटिक का तनाव कैसे, आप उसका सोल्यूशन कैसे प्राप्त कर सकते हो। ठीक है ना? अब आते हैं अबॉर्टिक स्ट्रेसेस। अबॉर्टिक स्ट्रेसेस में 96% आपको हमारे किसान भाई में, जो भी गांव देहाड़ों में रहते हैं, उनका लॉस इसी से ही होता है। उनको पता भी नहीं होता है कि पौधे को क्या जरूरत रहती है, वातावरण में कैसा कैसी कौन सी खेती करनी है, ये सब दिक्कत उनसे ही होता है। और ये इंटरलिंक्ड होते हैं, बायोटिक हो या एबायोटिक हो। मेनली एबायोटिक से बायोटिक आती है, अगर बायोटिक भी हो गया तो एबायोटिक भी हो सकता है। ये इंटरलिंक्ड है, अगर डायबिटीज हुआ तो बीपी भी आ सकता है। ये इंटरलिंक्ड होता है। तो यही चीज वैसे ही इसमें भी, एक रोग आया तो दूसरा रोग आएगा ही आएगा। ठीक है ना? एंड बायोटिक मैंने जैसे बोला था, फंगाई, बैक्टीरिया, पैथोजेंस, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, नेमाटोड्स, गांठ जो बना देते हैं, नेमाटोड्स बोलते हैं, मच्छर हो गए या मकड़ी हो गई, ये सब आपकी बायोटिक में आती है। बायोस्टिमुलेंट्स क्यों चाहिए? पहला, क्रॉप यील्ड और क्वालिटी बढ़ाता है, पैदावार क्षमता और उसकी मिठास, उसकी स्वाद बढ़ाता है। मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करता है, मतलब पचाने की क्षमता हो, या उसकी सर्कुलेशन, फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी, वो बढ़ाता है। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट अपटेक, लाइक जो कि खनिज तत्व, पोषक तत्व, वो ऑप्टिमाइज करने में काम आती है। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन फ्रॉम बायोटिक एंड अबायोटिक स्ट्रेसेस, दोनों तनावों से बचाना। एनहेंस सॉइल माइक्रोबियल एक्टिविटी, सूक्ष्म जीव पनपने लायक वातावरण देना, ये सब बायोस्टिमुलेंट्स का इस्तेमाल करने से आपको लाभ मिलता है। अब आते हैं पहले चरण में, सॉइल एप्लीकेशन, मिट्टी की उपचरण या सॉइल एप्लीकेशन हम बोल सकते हैं। पहला प्रोडक्ट है ह्यूमिक ग्रैनुअल्स। ये 98% का ह्यूमिक सब्सटेंसेस रहता है, और 2% का इनर्ट कैरियर्स रहती हैं। जैसे हम बालों की चंपी करवाते हैं, ऐसे ही ये मिट्टी की चंपी करवा सकता है। ये सॉइल कंडीशनर हम बोल सकते हैं इसको। ये खनिज तत्व, पोषक तत्व बढ़ाने में काम करता है। आपको वातावरण में जो भी हेवी एलिमेंट्स है उसको नेग्लेक्ट करने में काम आता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव पनपने लायक में काम करता है। इसको आप यूरिया, डीएपी, एमओपी किसके साथ भी मिला के आप छिड़काव कर सकते हो, या रेत को मिला के भी छिड़काव कर सकते हो। लेकिन इसके साथ 100 ग्राम ब्लैक मैजिक दोनों मिला के
15 से 30 दिन के अंदर बुआई होने के बाद इसका इस्तेमाल कीजिए। पर ये मिट्टी में लगने वाली चीज है, पानी में नहीं लगेगी। मतलब एक्वापॉनिक्स या हाइड्रोपोनिक्स या वर्टिकल फार्मिंग करेंगे तो ये काम नहीं आएगा। लेकिन ये मिट्टी में आप मिला के इस्तेमाल कर सकते हो। 5 किलो 1 एकड़ में 100 ग्राम ब्लैक मैजिक मिला के बिखेर देना है। यूरिया, डीएपी, एमओपी, एनपीके, कंपोस्ट, जो भी हमारी खाद है उसको भी मिला के आप डाल सकते हो। अगर हर एक पौधे में डालना है तो 100 से 150 ग्राम डालना है। ये ये आप पहले 15 से 30 दिन के अंदर भी कर सकते हो, या फूल निखरने से पहले भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। अब आते हैं ह्यूमिक लिक्विड। सर आपने तो आजकल नैनो यूरिया आ गया, तो नैनो यूरिया के लिए मैंने हमने क्या डाला है, ह्यूमिक लिक्विड। 50% की नैनो यूरिया लीजिएगा और ये लीजिएगा ह्यूमिक लिक्विड। ये स्प्रे में आप कर सकते हो, ड्रिप या ड्रेंचिंग में काम होती है ये। इसमें ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड एंड अमीनो एसिड ये सब रहती है। ये पौधे की मिट्टी की पीएच भी इम्बैलेंस करने में काम आती है, पानी की पीएच इम्बैलेंस करने में भी बैलेंस करने में काम आती है, एंड टॉक्सिन्स मेटल्स में भी ये एलिमिनेट करने में काम आती है। फॉस्फेट, फॉस्फोरस जो आप पौधे में देते हो, एनपीके में फॉस्फोरस जो रहती है वो भी पौधे में पहुंचने में काम आती है। मिट्टी में पानी रोक पाने की क्षमता बढ़ा देता है। और जो पोषक तत्व और आहार तत्व हमको पौधे को चाहिए वो दे देता है, और मिठास बढ़ा देता है, स्वाद बढ़ा देता है हमारी पैदावार का। उसके अलावा वर्टिकल फार्मिंग में, एक्वापोनिक्स में या आपके हाइड्रोपोनिक्स में इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। इसको बीज के उपचरण में भी इस्तेमाल कर सकते हो। नीम और ग्रीन को लेके हर एक किलो के बीज के लिए 5 से लेके 15 ml लीजिए, उसको भिगो दीजिए, बुआई कर सकते हो। ये नहीं तो आप इसको 15 से 30 दिन के अंदर स्प्रे कर दीजिएगा। ये आपको ब्लैक मैजिक के साथ भी ये करना है, बनता है एज ए कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट। ब्लैक मैजिक इज कंपलसरी फॉर सॉइल एप्लीकेशन। मिट्टी के उपचरण में ब्लैक मैजिक कंपलसरी है। सर इतने बार ब्लैक मैजिक बोल रहे हो, ब्लैक मैजिक खासियत क्या है? जैसे मैंने बोला ना, हमारे बाल रहते हैं वैसे ही जड़ों के भी छोटे छोटे बाल रहते हैं, छोटे छोटे सफेद बाल रहते हैं, जो कि दिखाई तो पतले से हैं, पकड़ेंगे तो टूट जाता है। वहां से ही पानी जाता है, वहां से ही खनिज तत्व जाता है, वहां से ही पोषक तत्व जो खाना बनाने की प्रक्रिया में पत्तों को चाहिए वो सब पहुंचने में काम देता है। तो ये को भुरभुरा बनाने में, जड़ की विकसितता करने में, और ये आपको जो खारापन की दूरी करने में भी ये काम करेगा। पर ये कॉम्बिनेटरी प्रोडक्ट है, हमेशा कॉम्बिनेशन में दीजिएगा, वरना इसका इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा पैसा लगेगा। और 250 ग्राम, मतलब अगर मिला के करेंगे तो 100 ग्राम, इसका ही इस्तेमाल करना है तो 250 ग्राम 1 एकड़ में। अगर स्प्रे करना जा रहे हो तो 2 ml 1 लीटर पानी में, 2 ग्राम 1 लीटर पानी में। अगर इसको किसी के साथ मिला रहे हो, जैसे कि 5 किलो में ह्यूमिक ग्रैन्युल्स में इसको मिला है, तो 100 ग्राम लेके मिला के बिखेर सकते हो 1 एकड़ में, ठीक है ना सर। अब आते हैं और एक हमारा चौथा प्रोडक्ट जो कि सर्वो एक्वाजेल है, हाइड्रोजेल है। मैंने पहले भी बोल चुका हूँ, पानी ज्यादा हो तो दिक्कत है, पानी कम हो तो दिक्कत है। और एक बात, मिट्टी मिट्टी धुल जाती है, मिट्टी कट जाती है, बोलते हैं सॉइल इरोजन बोलते हैं जिसे, हवा के कारण होती है या बारिश ज्यादा होने के कारण ऊपर की सतह की मिट्टी जो कि बहुत ही हमको पोषक तत्वों से भरा हुआ होता है वो धुल के चला जाता है। तो इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये मिट्टी को पकड़ के रखेगा, जड़ के पास पोषक तत्व, आहार तत्व, खनिज तत्व, सूक्ष्म जीव ये सब पनपने लायक वातावरण देगा, नमी बरकरार रखेगा। इसका इस्तेमाल अगर कर लिए तो 6 महीने में इसका रिजल्ट दिखाई देना होगा। पानी की जो इस्तेमाल होती थी 50% तक कम हो जाती है। फर्टिलाइजर का इस्तेमाल आप जो खाद का इस्तेमाल करते हो वो 50% तक कम हो सकता है। इसको 1 एकड़ में 1 केजी से लेके 2 केजी बिखर सकते हो। 6 महीने में ये पूरा काम करेगा, 6 महीने में एक बार इस्तेमाल करना इसको। लेकिन मिट्टी में मिला के देना या ह्यूमिक ग्रैनुअल्स में मिला के दे सकते हो। इसको पानी में मिलाना नहीं, ये पानी में मिलते ही एक जेल जैसा बन जाता है। हमारी जेली चॉकलेट आती है वैसे ही ये बन जाता है, ठीक है ना। पानी में मिलाना नहीं, मिट्टी में ही मिलाना है। ये जब बारिश होती है तो पानी पकड़ के रखेगा, जब बारिश नहीं हो रही है, जब ज्यादा धूप खिल रहा है, तो जो पकड़ के रखा हुआ पानी वो धीरे धीरे छोड़ता रहता है। तो ये बहुत ही अच्छा काम करेगा आपके पौधे को पानी से ज्यादा से बचाने में और कम से भी बचाने में। अगर आप हर एक पौधे में डालना चाह रहे हो तो 40 से लेके 60 ग्राम तक डाल सकते हो। जैसे कि हमारा अमरूद हो गया, जैसे कि हमारा बगियान जो बोलते हैं हम, जैसे कि मैंगोज का, वो सब में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यस।
या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर। ये मिट्टी के उपचरण का एक ही मैंने स्लाइड में बताया, और एक प्रोडक्ट है ह्यूमस। मैं बोलूंगा जब अनाज जाति का जो भी, आप जैसे कि मक्के हो गए, धान हो गया, गेहूं हो गया, वैसे वाले अगर कुछ कर रहे हो, रागी हो गए, ये सब अगर कर रहे हो तो ह्यूमस का इस्तेमाल करना 2.5 किलो का। अगर आप सब्जियां, फूल, फल का इस्तेमाल कर रहे हो तो ह्यूमिक ग्रैनुअल्स का इस्तेमाल करना। अगर ह्यूमस नहीं है तो ह्यूमिक ग्रैनुअल्स का इस्तेमाल कर सकते हो, पर ह्यूमस अनाज वाले जाति में ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो ये तीनों में ब्लैक मैजिक कंपलसरी है। स्प्रे करना है तो ह्यूमिक लिक्विड, हाथ से बिखेरना है तो ह्यूमस या ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, पर कंपलसरी ब्लैक मैजिक आप ये इस्तेमाल करना बनता है, ये तीनों में, ठीक है ना। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको काम आएगा। मिट्टी का उपचरण एक ही स्लाइड में आपको मैंने दे दिया फॉर योर बेटर कन्वीनियंस। ये सर नो। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पड़ाव में, स्प्रे। स्प्रे में क्या क्या, सबसे पहला नीम। सर एक जमाने में हुआ करता था, हमारे परदादे नीम ये सब इस्तेमाल करते थे, पर आजकल किसान भाई लोग इस्तेमाल करना भूल गए हैं। तो ये क्या है, नीम एक 200 प्रकार की बीमारियां, 40% की कीड़े मकोड़ों से बचाता है। ये बीज का उपचरण, जड़ का उपचरण, या कोई भी बीमार कीटाणु या बीमारी आने से पहले स्प्रे कर देंगे तो बीमारी या कीटाणु नहीं आएगी। पर किसान क्या है ना, वो आने की बात की सोचता है, आने से पहले। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। आने से पहले उसका समाधान ढूंढते हैं, आने के बाद केमिकल ही नौबत होती है, ठीक है ना। तो और एक बात, ये बीज के उपचरण में नीम, ह्यूमिक लिक्विड और ग्रीन का इस्तेमाल करेंगे तो ये काम आ जाएगा। इसके साथ ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है, इसके साथ सुपर गोल्ड, डॉक्टर गोल्ड और हमारा फंजी इस्तेमाल करना बनता है, वो लास्ट में होगा। ये तो जैविक तनाव का हो गया, ठीक है ना। अभी तक मैंने जो बताया था वो अजैविक तनाव का था, ठीक है ना। अब से जो भी होगा जैविक तनाव, ये जो कि बढ़ने के लिए, फल फूल की मिठास बढ़ाने के लिए ये सब में काम आएगा, ठीक है ना। ये 5 ml हर एक केजी बीज में लेके भिगो के आप दे सकते हो, या 2 ml हर एक लीटर पानी में मिला के कोई भी केमिकल के साथ नीम, डॉक्टर गोल्ड, सुपर गोल्ड, फंजी को मिला के दे सकते हैं, ठीक है ना। 2 ml हर एक लीटर पानी में। अब आते हैं ग्रीन। सर्व ग्रीन का क्या काम है, ये समुद्री समुद्री काई से भरा हुआ है। समुद्री काई जैसे हमको स्पाइरुलिना हमारे सेहत के लिए अच्छा है, सी वीड एक्सट्रैक्ट वैसे ही पौधे के लिए अच्छा है। इसमें फल्विक एसिड, अमीनो एसिड एंड ह्यूमिक एसिड रहता है। ये बीज से पौधे निकलने की क्षमता बढ़ा देता है, जल्दी बढ़ाने में काम आती है, जड़ को, टहनियों को, हमारी ब्रांचेस को, हमारी स्टेम्स को बढ़ाने में काम आती है। छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव पनपने लायक, सॉरी, जो खनिज तत्व हमको चाहिए, माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाता है, सूखापन से बचाता है, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करता है, न्यूट्रिएंट लेवल्स बढ़ाता है। एंड पॉलन ग्रेन्स, पॉलन, सॉरी, पॉलन ग्रेन्स और हमारा जो स्टिग्मा, मेल एंड फीमेल जो रहती है गैमेट्स, वहां से ही फूल फूल होती है। फूल होने के बाद वो फल में बनता है। क्रॉस पॉलिनेशन या सेल्फ पॉलिनेशन से ही कुछ भी हो सकता है। तो जब ये दो अच्छा रहेंगे तभी पौधे अच्छा खासा फल या फूल निकाल सकता है, ठीक है ना। ये उसमें काम करता है। मैंने बोल चुका हूँ ये 40 दिन के अंदर स्प्रे करना चाहिए। ये आपको नीम, डॉक्टर सॉरी, नीम के साथ भी ह्यूमिक लिक्विड के साथ मिला के स्प्रे कर सकते हो। जैकपॉट कार्बन को मिला के भी स्प्रे कर सकते हो। बीज के उपचरण में 5 ml का लेके 1 kg बीज में ह्यूमिक लिक्विड और नीम को लेके मिला के आप बो सकते हो, मतलब उसको भिगो के बो सकते हो, या 15 दिन के बाद इसका स्प्रे भी कर सकते हो, ठीक है ना। अब आते हैं कार्बन। सर कार्बन क्यों, कार्बन जैसे ये सर्वश्री का ऑर्गेनिक लिक्विड कार्बन रहती है, ये आपकी मिट्टी में कार्बन क्षमता बढ़ा देता है। जैसे हमको ऑक्सीजन चाहिए वैसे पौधे को कार्बन चाहिए। कार्बन क्यों चाहिए, क्योंकि ये क्या करेगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सब पोषक तत्व हैं पौधे को जो चाहिए। खनिज तत्व, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, सल्फर, ये सब पौधे तक पहुंचने में काम करता है। 100 के 100% तक पौधे को जब चाहिए तो ये लेके जाने में काम करता है, ठीक है ना। पीएच इम्बैलेंस, खारापन, उत्तापन की बीमारी में काम आती है। आपकी पैदावार क्षमता 10 से लेके 40% तक बढ़ा देती है। वो जो पत्तों को हरा भरा करने में, पत्तों को थोड़ी बहुत ऑलराउंड प्रोटेक्शन देने में भी ये काम करता है, ठीक है ना। ये मल्टीपर्पज रूट ग्रोथ एंड प्लांट ग्रोथ बूस्टर बोल सकते हैं।
जैसे कि हमारे इंडिया टीम में हार्दिक पांड्या है, अभी नीतीश कुमार रेड्डी है जो कि ऑलराउंडर बोलते हैं, वैसे ही कार्बन हमारा ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देता है। ये वेजिटेटिव ग्रोथ में ग्रीन के साथ, जो जड़ की विकसितता में ह्यूमिक लिक्विड ब्लैक मैजिक के साथ दे सकती हो। कुछ भी बीमारी है, कुछ भी है, नीम डॉक्टर गोल्ड सुपर गोल्ड के साथ मिला के भी ये स्प्रे में दे सकते हो। 2 ml हर 1 लीटर पानी में। ड्रिप का इस्तेमाल कर रहे हो तो 500 से 1 लीटर तक, 500 ml से लेके 1 लीटर तक इसका इस्तेमाल ड्रिप, मतलब जो कि हमारे ड्रिप इरिगेशन में काम आती है। ठीक है ना। अब आते हैं जैकपॉट। सर हमारी समस्या है फल झड़ जाते हैं, फूल झड़ जाते हैं। वो क्यों झड़ जाते हैं? वो हार्मोन्स के इम्बैलेंस के कारण झड़ जाते हैं। अगर आपकी दाढ़ी या आपकी बाल सफेद पड़ जाने, वो हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर आपकी त्वचा जल्दी मतलब सफेद हो जा रही है, विटिको बोलते हैं, विटलिगो या कुछ वो बोलते हैं, अगर वो है तो वो हार्मोनल इम्बैलेंस। ये हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ही मतलब बहुत इफेक्ट करता है पौधे में भी, हमारे में भी। तो पौधे को फल फूल झड़ से बचाने के लिए ये काम देता है। उसकी मिठास बढ़ाने में, उसको वजनदार बनाने में, उसकी उसको जो खोखलापन होती है अनाजों में, वो सब निखारने में ये काम आती है। इसका 5 ml हर एक 15 लीटर टंकी में, या 0.5 ml हर एक 15 लीटर टंकी में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। किस किस के साथ? ग्रीन के साथ, कार्बन के साथ, हमारा ह्यूमिक लिक्विड के साथ, इसके साथ मिला के आप स्प्रे कर सकते हो। 60 दिन के अंदर इसका स्प्रे हो सकता है। ठीक है ना। अब आते हैं स्टिकर। सर आप मैंने बोला एक्टिवेटर कम स्प्रेडर का काम करता है ये स्टिकर। ये एक कॉम्बिनेटरी प्रोडक्ट है, जो भी केमिकल का इस्तेमाल होता है उसके साथ मिला के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। 5 ml 15 लीटर टंकी में। ये गम की तरह काम करता है। बारिश हो गया, आप 2000 का केमिकल लगा चुके हैं, और अगले दिन बारिश हो गया तो वो धुल जाता है, वो धुलने से बचने में काम आती है। स्टोमेटल ओपनिंग, जैसे हमारे नाक होते हैं, पत्तों के नीचे भी नाक रहती है, उसको ओपन करने में, बंद करने में बहुत अच्छा काम करता है ये। एंड उसके अलावा पीएच, जो कि केमिकल्स जो रहती हैं वो अलग अलग पीएच में रहता है, वो पानी में घुल जाए, हर एक कण के पानी में मिलाने के काम में ये बहुत ही असरदार रहता है। उसके अलावा ये खरपतवारों में अगर आप इस्तेमाल करना चाहे तो मैक्स का इस्तेमाल कीजिए। या आप बढ़ने के लिए, पौधे को अच्छा खासा शीघ्र बढ़ाने के लिए, या उसको 100% एक वेटर कम एक्टिवेटर देना चाह रहे हो तो ये आपको काम आएगा। 25 से लेके 30% तक ये बढ़ा देता है पैदावार। 25 से लेके 30% तक यूरिया और डीएपी का इस्तेमाल करने में ये बढ़त करता है। फ्लावरिंग और फ्रूट सेटिंग में काम आती है। ये आप बोरॉन बोरॉन को, सर्वमैक्स को, जैकपॉट को मिला के स्प्रे कर सकते हो। ग्रीन जैकपॉट मैक्स को मिला के स्प्रे कर सकते हो। इसमें 5 ml लिखा है, पर मैं 30 ml बोलूंगा, मतलब हर 1 लीटर पानी में 2 ml आप ले सकते हो इसका, और स्प्रे करिएगा। इसका काम बहुत अच्छा दिखाई देना शुरू होगा। उसके बाद अब आते हैं जैविक तनाव, जैसे कि मैंने बोला कीटाणु बीमारियों से। सबसे पहला मुद्दा ये है कि आप अगर मार्केट में जाएंगे तो आपको एक एक बीमारी के लिए एक एक प्रोडक्ट देंगे। जैसे कि आपको एक एक बैक्टीरिया के लिए एक प्रोडक्ट, वायरस के लिए एक प्रोडक्ट, फंगस के लिए एक प्रोडक्ट मिलेगा। पर हमारे पास ये तीन को मिला के एक, ये तीन ही नहीं, पांच हम बोलेंगे। बीज से होने वाली बीमारियां, मिट्टी में जो पहले फसल की थी बीमारियां, वो उससे भी ये बचाता है। ठीक है ना सर। तो ये आपको मोस्ट प्रोबेबली क्या करेगा, आपको बैक्टीरिया, फंगस, माइक्रोबिसाइड, जर्मिसाइड, वायरस, ये सब से ये बचा देगा। ठीक है ना। 5 प्रकार एक ही प्रोडक्ट में, और वो कीमत से, केमिकल की कीमत से आधे से कम। ठीक है ना। तो ये 5 प्रकार की बीमारियों से बचने के लिए क्या है, डॉक्टर गोल्ड। इसका नाम में ही आपको पता चल जाएगा, डॉक्टर का काम करेगा। जैसे कि डॉक्टर को सभी दवा का पता होती है, वैसे ही ये सभी दवा को एक ही में दवा ये काम करेगा। एक ही दवा में सब कुछ का रोग का नियंत्रण करने में इसका क्षमता है। ये 2 ग्राम से लेके 1 ग्राम हर 1 लीटर पानी में। इसमें कंपलसरी 1 लीटर पानी में इसको 1 से 2 ग्राम लीजिए, 2 ml का नीम लेके स्प्रे कीजिए। अगर इसका स्प्रे आप 30 दिन के अंदर इसका, उसके बाद फंजी का, उसके बाद सुपर गोल्ड का कर दिए ना, ये 60 दिन के अंदर ये तीनों का स्प्रे हो गया ना, तो आपको केमिकल में जाने की नौबत नहीं आएगी। अब मैं आता हूँ फंजी। फंजी क्या है? फंगल इन्फेक्शन। सर आप बोलेंगे कि आपने तो अभी मेरे को फंगल में भी नियंत्रण डॉक्टर कोल्ड देगा बोले, पर आप फिर से फंजी क्यों? हाँ, देखिए, हमको कैंसर आती है। कैंसर कैसा है? स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज। स्टेज 1 में दवाई
इंजेक्शन से हो जाती है। स्टेज 2 में थेरेपीज लगती है। स्टेज 3 में ट्रांसफ्यूजन्स होती हैं। तो ये एक स्टेज रहती है। वैसे ही फंगल में स्मट, ब्लास्ट, ये सब रोग होती हैं। रस्ट, जो कि मतलब फफूंद जाति की बीमारियां, जो कि पाउडर बना देती हैं या कोई सड़ना गलने में ये काम करते हैं। तो ये सब फंगल इन्फेक्शन में दूर करने में, जब थर्ड स्टेज में मतलब डॉक्टर गोल्ड लगाने के बाद भी आपको फंगल आ गया, तो इसका इस्तेमाल कीजिए। 2 ग्राम हर 1 लीटर पानी में। इसके साथ नीम 2 ml कंपलसरी है, ठीक है ना। ये 40 दिन के 50 दिन के अंदर। उसके बाद अब बोलेंगे सर, अब ये तो हो गया बीमारी कीड़े मकोड़े के लिए। ओके, कीड़े मकोड़ों के लिए एक एक कीड़े के लिए एक एक था, मच्छर के लिए एक, मतलब एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। मच्छर के लिए क्या बोलते हैं, थायोमिथाक्सैम, या वी कैन से जैसे कि पेगासस हो गया, या बहुत सारे केमिकल्स, ग्रेसिया हो गया। ये सब केमिकल्स इस्तेमाल होती है। वही एक एक कीड़े के लिए, सुंडियों के लिए साइपरमिथ्रिन, एमामेक्टिन बेंजोएट, ये सब इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। बहुत सारे केमिकल्स हैं, मतलब एक एक कीड़े के लिए एक एक। ट्रिप्स और माइट्स के लिए फ्लूबेंडाइमाइड, या आप हमारा इमिडाक्लोप्रिड गांठ बना देता है जो कि जड़ के पास। ये सब के लिए एक एक केमिकल लेना बनता है, जो कि 1000 2000 का कीमत है। पर उसका इस्तेमाल करने से क्या होती है, हमारे मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव, जो केचुए रहते थे, जो हमारे पौधे को सेहतमंद बनाते थे, जो हमारे पौधे को जरूरत थी, जो हमारे पौधे को सहायक बनाते थे, उसको भी हम मार देते हैं। पर उसके लिए समाधान क्या है, ये जो हानिकारक कीड़े हैं, जो हानिकारक मच्छर हैं, उसको ही ये मारेगा। और लाभदायक कीड़े को और लाभदायक जो भी हमारे सूक्ष्म जीव हैं, उसको पनपने में ये काम देगा। इसका इस्तेमाल करेंगे तो टारगेट पेस्ट मैनेजमेंट में ये काम आता है। एम्फिड, जैसिड, माइट्स, व्हाइट फ्लाइज, कैटरपिलर्स, टुंडिया मिंडिया, जो भी बीमारी कीड़े मकोड़े से होती है, वो सब से बचने के लिए ये आपको समाधान है। इसके साथ ये 2 ग्राम 1 लीटर पानी में, इसके साथ हमारा नीम 2 ml हर 1 लीटर पानी में लेके स्प्रे कीजिएगा। अच्छा खासा रिजल्ट आपको दिखाई देना शुरू होगा। ये 60 दिन से 40 दिन के अंदर हो जानी चाहिए, 40 से 60 दिन के अंदर हो जानी चाहिए। अगर ऐसे करते हैं तो केमिकल में जाने की नौबत आपको नहीं आएगी, ठीक है ना सर। तो ये है डिटेल्ड आपका हमारा 14 प्रोडक्ट, जो कि बुवाई से लेके कटाई तक आपको काम आती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप अभी तक सब्र बना के सभी लोग जुड़े हैं। अगर आपको कुछ पूछना है मेरे साथ, एक सिस्टमेटिक वे में करते हैं वो चीज। हम टाइम भी हो चुका है, अब हम और 5 मिनट लेंगे आपका। आपको अगर कुछ पूछना भी है, आप हैंड रेज कीजिए, या आप कुछ मैसेज कर सकते हैं चैट बॉक्स में। आप मेरे को अनम्यूट करूंगा आपको नाम बोल के, और आपको वो आपकी इंट्रोडक्शन देना है, कहाँ से हैं, और उसके बाद आपकी क्वेश्चन पूछिएगा, ठीक है ना सर। तो अब आते हैं, चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चन है क्या आपका, या अगर आप अनम्यू आप अगर कुछ मेरे से बात करना चाह रहे हैं, तो आप मेरे से बात करना चाह रहे हैं तो आप अनम्यूट करने के लिए हैंड रेज करना जरूरी है। हैंड रेज कीजिए, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। सर यहाँ पे सईफुल इस्लाम है, इसके सईफुल इस्लाम सर, पोटैटो खेती करने के लिए ह्यूमस और ह्यूमिक ग्रैनुअल क्या अच्छा है। ह्यूमिक ग्रैनुअल्स 5 किलो का ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, ब्लैक मैजिक 100 ग्राम मिला के, एमओपी, डीएपी या यूरिया या जो भी आप खाद ले रहे हो उसको मिला के छिड़काव कीजिए। रासायनिक खाद है तो 50%, जैविक है तो जितना भी आप इस्तेमाल कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे मैं देखा हूँ कि वी हैव वन गाय हु इज रेजिंग हिज हैंड, एंड यस, मैं अनम्यूट कर देता हूँ आपको। यस, एक ही बंदे हैं, रजनीनाथ परब। रजनीनाथ परब जी, प्लीज अनम्यूट करके बात कर सकते हो। प्लीज अनम्यूट करके बात कीजिए। रजनीनाथ परब जी, प्लीज अनम्यूट करके बात कीजिए। अनम्यूट करना बनेगा, आपको अनम्यूट करना है। यस सर, अनम्यूट कीजिए। सामने हैंड रेज कर रखा है पर अनम्यूट नहीं कर रहे हैं। अगर और कोई है और कुछ पूछना चाह रहे हैं तो प्लीज पूछिए बेझिझक।
सर यहाँ पे विवो बोल के लिखा है, आपका नाम डालिए, वो मैं अनम्यूट कर दूंगा। विवो बोलेंगे तो क्या मैं बोलूंगा, बताइए। आप फिर से हैंड रेज कीजिए, मैं अनम्यूट करूंगा, बात कीजिएगा मेरे से। सर रजनीनाथ परब जी प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। हाँ अंसरुल जी। ओके। अंसरुल जी आप अनम्यूट कीजिए, आप इतने साथ मेरे साथ जुड़ते हैं, आप अभी तक आपने आपका नाम भी नहीं डाला है। ये अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट करके बात कीजिए। अंसरुल जी अनम्यूट करके बात कीजिए। हाँ सर, मैं मालदा से बोल रहा हूँ सर। मेरा नाम एमडी अंसारुल हक। सर पता है सर, मेरे को पता है सर, बोलिए सर। मैं बोल रहा हूँ, वो अभी मकई है तो मकई में पोका है ज्यादा, कीड़ा मकोड़ा है ज्यादा। वो लंबा लंबा पोका है सर तो आपका उसमें सुपर वॉइस कट हो गया, क्या मक्के में क्या है? मकोड़ा है। पोका मकड़ा है। पोका। हाँ, पोको पोको है, पोको, हाँ। तो उसमें सुपर गोल्ड और नीम से काम चलेगा सर जी? हाँ अगर ज्यादा तादाद है, मतलब ज्यादा है, तो मेरे को एक बार फोटो खींच के मेरे व्हाट्सएप में भेजिए, मैं उसी हिसाब से वो आपको बता दूंगा। सुपर सुपर अगर सुपर गोल्ड में जितना बड़ा वो फोटो है, उसी हाँ, तरफ से वो कीड़ा है। तो हो सकता है समाधान मिल जाएगा। अगर ज्यादा है तो मेरे को फोटो खींच के भेजिएगा, या आप मेरे को एक बार फोटो खींच के भेजिए, आप तो भेजते हैं मेरे को नंबर में, तो आप मेरे हाँ, को वो टमाटर में जो आपने दिया था वो तो रिजल्ट अभी सही है, वो अच्छे है, सबका अच्छा है रिजल्ट। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी वो मेरे को एक बार मकई फोटो का खींच के चल भेजिए। रहा है। वो मकड़ा जो है वो चला जाएगा, लेकिन अगर ज्यादा, मतलब देखिए, वहां पे कौन सी मकड़ा है वो मेरे को पता चलेगा तभी। अगर सुपर गोल्ड से काम नहीं बनेगा तो उनको सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा, तो मैं थोड़ी बहुत, अगर हो सकता है थोड़ी बहुत केमिकल बताऊंगा। अगर मेरे को भेजिएगा फोटो, उसी हिसाब से बता दूंगा। अगर कम है तो नीम और सुपर गोल्ड का इस्तेमाल कीजिए, ठीक हो जाएगा, ठीक है ना? और वो हमारा प्रोडक्ट में ब्रोन का कोई प्रोडक्ट काम नहीं करेगा सब्जी? ब्रोन ब्रोन। देखिए बोरॉन के साथ मिलाने के लिए काम है हमारा, जैकपॉट और ग्रीन का लीजिए, जैकपॉट ग्रीन और मैक्स और बोरॉन मिलाएंगे ना, फल और फूल बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत। फल तो इतना अच्छा दिखाई देना लगेगा कि पूरा शाइनिंग देगा, वैसा रहेगा, ठीक है ना सर? ठीक है, ठीक है। और कोई है सर? रजनीनाथ परब जी प्लीज अनम्यूट कीजिएगा, मैंने बहुत बार बोल चुका हूं अनम्यूट करने के लिए, आप अनम्यूट नहीं करें। सर बात कीजिए रजनीनाथ परब जी। सर अनम्यूट करके बात कर सकते हैं सर आप? हाँ सर, मेरी आ रही है आवाज? अभी आ रही है, बोलिए सर। ओके सर। नमस्ते सर जी। बहुत बहुत नमस्कार सर, बताइए। अच्छा, ये कोकोनट प्लांट के लिए कौन सा हाँ सर। जैविक खाद यूज कर सकते हैं? जैविक खाद कोकोनट प्लांट के लिए कितने, 3 साल से ज्यादा है अभी लगभग कोकोनट? 8 से 10 साल के लिए, 10 साल के पेड़ है। हाँ। तो सही है। तो 150 ग्राम, देखिए मैं बोल रहा हूँ, हाँ। माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर कोकोनट का अलग से मिलता है। दुकान में जाइएगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट खनिज तत्वों की मिक्सचर रहती है, वो सब कुछ मिला के रहता है। वो आपको लगभग मेरे को लगभग कितने कितने एकड़ में है, कितने पेड़ हैं वो बता सकते हैं क्या? लगभग 20-25 पेड़ है। हाँ 20-25 पेड़ हैं, तो लगभग आपको आ, 8 किलो से लेके 10 किलो के अंदर वो होगा। या वो 200 ग्राम में भी आता है, एक एक पैकेट 200 ग्राम में भी आता है, वैसे वाले लीजिए। उसमें थोड़ी बहुत एनपीके मिलाइएगा, ह्यूमिक ग्रैनुअल्स हमारा मिलाइएगा, और ब्लैक मैजिक। हमारा दो प्रोडक्ट है, ह्यूमिक ग्रैनुअल्स और ब्लैक मैजिक, ये दोनों मिला के जड़ के पास हम्म, एक सर्कल बनाइएगा, थोड़ा खुदरिएगा, हम्म, फावड़ा से लेके थोड़ा खुदराइएगा उसको। उसके हम्म, बाद उसको बिखेर देना, 150 ग्राम हर एक पौधे को देना है वो। उसके बाद 20 ओके। लीटर का पानी डाल दीजिए, ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद पानी देने का? हाँ उसके बाद वो डालने के बाद एक दिन हो गया, और या उसी सुबह डाले, शाम को जाके पानी दे दीजिए। पानी बहना नहीं चाहिए, समझ गए ना सर? पानी वहां पे ओके। जगह पर सूखना चाहिए, ठीक है ना सर? ओके, थैंक यू सर। आई एम ड्रॉपिंग माई नंबर इन द चैट बॉक्स, प्लीज आप व्हाट्सएप में प्रिफर कीजिए। अगर मैं फोन उठाता नहीं हूँ तो व्हाट्सएप में मेरे को मैसेज कीजिए, मैं उसी हिसाब से आपको बताता रहूंगा, ठीक है ना सर? या मैंने मैंने मेरा नंबर व्हाट्सएप में डाल दिया, सॉरी।
चैट बॉक्स में डाल दिया, आप ले सकते हो, ठीक है ना। तरुण तेजा। और कोई कुछ पूछना चाह रहा है? आई थिंक नोबडी इज रेजिंग देयर हैंड, और चैट बॉक्स में भी कुछ क्वेश्चंस नहीं है, एंड वी हैव टेकन मोर टाइम। पोटैटो खेती में देवाशीष भौमिक जी, पोटैटो खेती में एक्वाजेल सही है या आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर वो मतलब रिझल्ट चांगले आहेत त्यांचे. ते काय 30 आता दिन के त्याच्याने अंदर। वापरले होते ना. सर प्लीज अनम्यूट कीजिए, म्यूट कर सकते। यस, जो अगर आपको 40 दिन के अंदर ही है फसल, तो आप इसको 40 नहीं 30 दिन के अंदर, सॉरी 30 दिन के अंदर है तो एक्वाजेल लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। पर एक्वाजेल अगर ज्यादा बारिश हो रहा है तो एक्वाजेल मत लगाइए आलू में, ठीक है ना। बारिश ज्यादा हो रहा है क्योंकि नमी ज्यादा हो जाएगी तो गलना सड़ना हो सकता है। ये आपको पहले जब बुआई थी उसी वक्त लगा देते तो सही रहता। अगर नहीं है तो प्लीज आप उसके बाद आप लगाइए तो आपको रिजल्ट भी मिल सकता है, ठीक है ना सर। 30 दिन के अंदर है तो लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसको पानी में मिला के नहीं, आपको ह्यूमिक ग्रैनुअल्स या कोई भी खाद या रेत, 1 किलो का एक्वाजेल और 2-3 किलो का रेत लेके आप बिखेर दीजिए, ठीक है ना, 1 एकड़ में। ठीक है ना देवाशीष जी। सर मैंने नंबर हमने चैट बॉक्स में डाला है, प्लीज चैट बॉक्स में जाके स्क्रॉल कीजिए, मेरा नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। मैंने चैट बॉक्स में डाला है मेरा नंबर। ओके, यस। देवाशीष सर आपका डाउट क्लियर हुआ? चैट बॉक्स में जो डाले थे, इफ डाउट क्लियर हुआ तो प्लीज यस टाइप कर दीजिए। मैंने अभी बोला, अभी मेरे को कॉल आ गया। चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं फार्मिंग में वर्क करना चाहता हूँ तो मुझे ए टू जेड नॉलेज चाहिए फार्मिंग का। यार राहुल जी, मेरा हर एक खेती का मेजरली 90% खेती का मैंने यूट्यूब में रिकॉर्डेड, हमारा SHP ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मेरा 90% है। पूरा वीडियो है वहां पे, आप हर एक खेती के बारे में जानकारी ले सकते हो। हर एक ये भी रिकॉर्ड होगा कल 3 बजे के बाद, ये भी आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। SHPL सर्वश्री हब्स प्राइवेट लिमिटेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, वहां पे देख सकते हैं। नहीं तो आपको अगर कुछ जानकारी लेनी है तो मेरा नंबर है, आप मेरे को मैसेज कीजिए, मैं आपको उसका फॉरवर्ड करता रहूंगा, ठीक है ना सर। या टाइम बहुत हो रहा है सर, आई थिंक वी हैव टू एंड द सेशन। मैंने तो 1 घंटे से ज्यादा हो रहा है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और एक वेबिनार में जल्द ही मिलते हैं। तब तक के लिए मैं आप सबसे अलविदा लेना चाह रहा हूँ। गुड नाइट। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय सर्विस। थैंक यू राहुल जी। थैंक यू एवरीबॉडी, गुड नाइट।